लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। नमस्कार, लेट्स माइक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इतिहास वाला डिस्कशन हम कर रहे थे। पिछले सेगमेंट में हमने देखा कि प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ने में क्या क्या समस्या विद्यार्थियों को आती है और उनके क्या क्या समाधान संभव है। हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष व्यास, जो कि इतिहास में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्ते विपिन जी। आज हम जो अगला सेगमेंट रखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं कि भारत में मंदिरों का विकास क्रम क्या है। भारत में जो स्थापत्य कला है उसमें मंदिर स्थापत्य कला को हम खास तौर से लेने वाले हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि भारत में जो सबसे प्राचीन मंदिर मिलने शुरू होते हैं, किस कालखंड से मिलने शुरू होते हैं और इनका एक क्रमिक इतिहास क्या है? विपिन जी, देखिए, जब आम विद्यार्थी या एक आम जन भारत के मंदिर स्थापत्य को देखता है तो उसे उस इतिहास की जानकारी के साथ साथ एक गर्व की अनुभूति भी होती है कि इस देश में कुछ ऐसे मंदिरों का निर्माण हुआ जो स्थापत्य और कला की दृष्टि से अद्वितीय हैं। और भारतीय नहीं, जो विदेशी जितने भी इतिहासकार रहे, उन्होंने इस मंदिर स्थापत्य की शैली को विश्व की सर्वश्रेष्ठ शैलियों के रूप में गिनाया है। बिल्कुल। अब जब एक आम विद्यार्थी पढ़ने लगता है भारतीय इतिहास को या मंदिर स्थापत्य के इतिहास को, कुछ प्रश्न उसके मन में उठते हैं कि ये जो हमने विशालकाय मंदिर देखे, चाहे खजुराहो का देखा, कंदरिया महादेव का देखा, या हमने एलोरा को देखा, या हमने वृहदेश्वर मंदिर को देखा, तो क्या ये विशालता प्रारंभ से थी क्या, या ये जो मंदिरों की स्थापना हुई उसका कारण क्या था? तो कुछ क्वेश्चन जो एक आम विद्यार्थी के मन में उठते हैं, उसको अपन प्रश्न से उत्तर देना शुरू करता हूं। सबसे पहला तो सवाल ये उठता है कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से हम इतिहास मेनली ढंग से पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमको लगता है कि वहाँ पूजा के प्रमाण तो हैं, लेकिन मंदिर के प्रमाण शायद वह नहीं देखते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में हमें पूजा के प्रमाण तो मिलते हैं, लेकिन आधुनिक मंदिर जैसा कोई स्थायी स्ट्रक्चर हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल। एक प्रश्न जो भी आपने पूछा कि प्राचीनतम प्रमाण कौन सा मिलता है कि भाई क्या देवालय था या देव पूजा की जाती थी, तो देखिएगा जो प्राचीनतम प्रमाण मिलता है वो मिलता है घोसुंडी के अभिलेख में। घोसुंडी के अभिलेख में संकर्षण और वासुदेव की पूजा परंपरा का जिक्र हमें मिलता है, लेकिन कोई स्थायी निर्माण हमें देखने को नहीं मिलता है। जब हम इससे आगे चलते गुप्त काल में आते हैं, तो गुप्त काल में हम ये पाते हैं कि मंदिरों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला हमारे सामने नजर आती है। बिल्कुल। वो मंदिर सपाट छतों के भी हैं और शिखर युक्त मंदिर भी हैं। दोनों प्रकार के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। जहां तक अभिलेखीय प्रमाणों की बात है, जब विद्यार्थी गुप्त काल को पढ़ता है, जब वो स्कंद गुप्त के बारे में पढ़ता है, कुमार गुप्त के बारे में पढ़ता है, तो दो अभिलेख ऐसे हैं जिसमें इन देवालयों या देव स्थानों का जिक्र हमें देखने को मिलता है। एक तो है स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभलेख और एक है कुमार गुप्त का विलसड़ स्तंभलेख। इन दोनों में हमें देव पूजा का प्रमाण देखने को मिलता है। बिल्कुल। इसके बाद ये जो हम बात करें क्रमिक विकास की, इसके बाद आगे की तरफ जो बढ़ते हुए कि ये अपने चरम पर कहाँ पहुंचता है, कौन से काल में? देखिए, जैसे आपसे मैंने कहा कि गुप्त काल में हमें मंदिरों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमें वो मिलते हैं जहाँ शिखर नहीं है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है उदयगिरी का गुहा मंदिर। वह गुहा मंदिर है, उसके अंदर हमें जो छत सपाट मिलती है, लेकिन हमें एक उत्कृष्ट मूर्ति देखने को मिलती है वराह की। तो पहली बात तो हुई उदयगिरी के गुहा मंदिर के बारे में। बिल्कुल। जो पहला शिखर युक्त मंदिर हमें मिलता है वो मिलता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। वो मिलता है हमें उत्तर प्रदेश से। लेकिन देवगढ़ के दशावतार मंदिर में कुछ ऐसी प्रतिमाएं मिलती हैं जो अपने आप में तकनीकी दृष्टि से बेजोड़ हैं। उसमें सबसे प्रमुख है शेषशाही विष्णु, अर्थात विष्णु शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं। और प्रत्येक इतिहासकार ने बड़ा विशद और बृहद वर्णन किया है कि जहाँ शेषनाग बैठे हैं और जो समुद्र की तरंगे हैं वो पूरी तरीके से दिखाती है कि जो कला थी, मूर्ति स्थापत्य, वो अपने विकसित रूप के अंदर आ चुकी थी। ऐसे ही जब हम गुप्तकालीन मंदिरों की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला मिलती है। मैं कुछ नाम विद्यार्थियों के सामने बताना चाहूँगा, जैसे नचना कुठरा का मंदिर है, तिगवा का विष्णु मंदिर है, भूमरा का शिव मंदिर है, एरन का मंदिर है। तो एक बहुत लंबी श्रृंखला हमें इनको देखने को मिलती है। इसके साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम ने टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में लिखा, लेकिन चूंकि वो शायद भारतीय कला शास्त्र से इतने परिचित नहीं थे, इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम की जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं, उनकी बात को हम पूरा तरीके से आत्मसात हम नहीं कर सकते। उसके बाद के इतिहासकारों ने बहुत कुछ मंदिर स्थापत्य के बारे में लिखा है। जी,
एक हम बात सुनते हैं कि मंदिर निर्माण की अलग अलग शैलियाँ, जैसे कि उत्तर भारत के मंदिरों को नागर शैली में बनाया गया, दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली, मध्य भारत के बेसर शैली, ये शैलियाँ किस तरह से विकसित हुई। और एक और इसमें जुड़ा हुआ सवाल है, जब हम जैसे नागर शैली को ही देखें तो हम राजस्थान से शुरू करके, पश्चिम से शुरू करके पूर्व में बंगाल तक जाते हैं, तो सारे मंदिर जो नागर शैली के लगभग लगभग एक जैसे हैं। तो मन में एक सवाल उठता है, क्या उस दौर में ऐसे मंदिर निर्माताओं की कोई एक ही टोली थी जो यहाँ से वहां तक मंदिर बनाती थी, या कोई ऐसा ग्रंथ था जिसके आधार पर ये मंदिर बनाए गए? इन सब के पीछे क्या कारण है? देखिएगा, एक आम विद्यार्थी और आम जन में ये बड़ा स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक एक ही प्रकार के मंदिर बनाए जाते हैं, क्या कोई ऐसा मंदिर शास्त्र था क्या? जी, देखिएगा, दो बातें कहना चाहूंगा कि गुप्त काल के बाद जो व्यापारिक समृद्धि आई, जो सेठ साहूकार आए, या जो पैसे का जो संचय हुआ, उन्होंने धीरे धीरे इन देवालयों देवाश्रयों को विशालकाय रूप देना शुरू कर दिया। जी, हमें कुछ ऐसे ग्रंथ मिलते हैं जिसमें मंदिर स्थापत्य की जो शैलियां हैं उसको प्रमाणिक रूप प्रदान किया गया। उसमें सबसे पहला है भोज का सम्रांगण सूत्रधार, ऐसी ही है मयमतन, ऐसी ही है अपराजित प्रछा। ये कुछ ऐसे विश्वकर्मा प्रधान, ये कुछ ऐसे ग्रंथ थे जिन्होंने सारे ग्रंथों के अंदर जो मंदिर स्थापत्य का किस प्रकार एक शैली विकसित हो, या वो एक भाग में हो कि पंचायतन शैली में हो, वो सारा उसमें आता है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण किताब और है जो 11वीं शताब्दी की है, वो है ईशान शिवदेव गुरु पद्धति। जी, और उसमें जो मंदिर स्थापत्य की शैली उसको बहुत विशद रूप से दर्शाया गया है। और यही कारण रहा कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक शायद सामान्यतः कलाकारों ने ये जो ग्रंथ थे जी, उनको ही आधार बनाकर इन मंदिरों का निर्माण करना शुरू किया। अब इसमें जो शैलियाँ किस तरह से विभाजित हुई, इसके पीछे भी क्या कोई कारण है? देखिएगा, नागर जैसे उत्तर भारत की बात है तो नागरी का मतलब उत्तर होता है। अच्छा, तो उत्तर भारत में जो जितने भी प्रकार के मंदिर बने वो एक जैसे बने, थोड़ा बहुत बदलाव आता है। राजस्थान में थोड़ा सा भिन्न है, कश्मीर में थोड़ा सा भिन्न है, गुजरात में थोड़ा सा अलग हो जाता है। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में एक अलग प्रकार की वो मूर्ति शिल्प देखने को मिलता है, या मंदिर स्थापत्य देखने को मिलता है। जी, विद्यार्थी जो सुनेंगे इस प्रोग्राम को, तो चूंकि अपन स्क्रीन पर चलाएंगे उसे, कुछ स्केचेस उनको देखना बहुत जरूरी है। ये बरिस्पत जब आप उसको देखेंगे तो आराम से समझ पाएंगे कि आप ये देखेंगे कि मंदिरों को पहले या तो दो भागों में बने या फिर बाद में पंचायतन मंदिर बनने लगे। जी, तो ऐसे आप विद्यार्थी हम स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैं उड़ीसा के लिंगराज मंदिर को आपके सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उसे, तो आप उसको नीचे से देखना शुरू कीजिएगा कि एक आधार है जिसे जगती या प्रतिष्ठा कहा जाता है। आप उसमें ऊपर देखते हैं, आपको जंगा या प्रभाग देखने को मिल रहा है। आप उसमें आगे चलेंगे तो उस पूरे हिस्से को आपको बाड़ के रूप में देखने को मिलेगा। और इस आधार के ऊपर एक लंबा शिखर है जो जिसे शिखर कहा जाता है। इस शिखर के भी एक अलग अलग सेक्शंस थे, एक प्रक्षेप ऊपर तक जा रहे हैं जिन्हें राहा पक कहा जाता है या अनुरत पक कहा जाता है। और उसके ऊपर जो शिखर का जो ऊपर का हिस्सा है जिसे आप मस्तक कहते हैं, उसमें आप देखते हैं कि नीचे एक बेकी है, उसके बाद एक पत्थर का बड़ा एक खंड है जिसे आमलक कहा जाता है, उसके ऊपर खपूरी है और उसके ऊपर बीज पूरक है। तो ये जो आप लिंगराज जैसे जो उड़ी जैसे जो नागर शैली का जो मंदिर के अंग है, लगभग यही अंग आप पश्चिम से लेकर पूर्व तक आप इसको देख सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि कुछ अलग अलग जो खास मंदिर हैं उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा सा बताएं, जैसे आपने अभी बताया। ठीक है, जैसे मैं अभी दिखा रहा था आपको उड़ीसा के मंदिर के बारे में, ऐसे ही आप पाएंगे कि राजस्थान के मंदिरों में थोड़ा सा बदलाव, आप राजस्थान और गुजरात के मंदिर में थोड़ा सा बदलाव पाएंगे। आप ऊपर कलश देखेंगे, आमलक देखेंगे, लेकिन जो बीच के प्रक्षेप ऊपर जा रहे हैं वो कहलाते हैं अनुशंग, तवंग और कर्णशृंग। ये मंदिर देखने को मिलते हैं। अब जैसा अभी विपिन जी ने कहा कि भाई विद्यार्थियों को ये बताना जरूरी है कि भाई राजस्थान में कैसे मंदिर थे या गुजरात में कैसे मंदिर थे, तो वो मैं आपको बताऊं। जैसे अधिकांश जो इतिहासकार हैं, क्योंकि अपन राजस्थान में अब इसको प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, राजस्थान के मंदिरों को जब हम पढ़ते हैं तो नागर शैली के मंदिरों के सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल्स हमें राजस्थान में देखने को मिलते हैं। राजस्थान में आप ओसिया के मंदिरों को देखते हैं। आप राजस्थान का जो दक्षिण भारत का हिस्सा है, आप वहाँ देखते हैं कि जो प्रतिहार या जो मालवा के परमार थे, उन शासकों के द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया। तो ओसिया के जो मंदिर हैं आप उन्हें देख सकते हैं, दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं आप उन्हें देख सकते हैं, झालावाड़ में जो झालदा पाटन का जो सूर्य मंदिर है आप उसे देख सकते हैं। ये सारे मंदिर जो नागर शैली के जो
अंग हैं उसके हिसाब से निर्मित किए गए। इसमें आप ये पाएंगे कि धीरे धीरे नागर शैली के मंदिरों में भी खंड रूप में विकास होता चला गया। जैसे मैं एक आम उसमें कहूँ, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि भाई हमने पढ़ा कि भी देवताओं के एक आश्रय, एक स्थल के रूप में मंदिरों का विकास हुआ। तो सबसे पहले देवता की प्रतिमा स्थापित की जाती थी, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होता था उसे रेखा देवुल या जगमोहन कहा जाता था। उसके आगे एक शुकनासा होती थी, जिसे अर्थात तोते की नाक कहते हैं। एक हमें एक ऐसा वो देखने को मिलती है। उसके बीच में एक अंतराल देखने को मिलता है। उसके आगे एक मंडप है, जहां जो देवता की प्रतिमा है उसके ऊपर तो एक पक्ष ऊपर तक जा रहा है, लेकिन जो उसका सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें जो छत है वो पिरामिड के आकार की देखने को मिलती है। और समय के कालांतर के साथ साथ मंदिर का और विकास होने लगा और साथ में दो स्ट्रक्चर और बनने लगे, जिन्हें नट मंडप या भोग मंडप कहा जाता है। ये जो आप पीछे कंदरिया महादेव का जो मंदिर देख रहे हैं, ये पूर्ण जो नागर शैली की विकसित शैली है वो उसमें रूप में सामने आता है कि पहले आपको रेखा देवुल दिखेगा, उसके बाद आपको शुकनासा दिख रही है, उसके बाद आपको मंडप दिख रहा है, उसके बाद आपको नट मंडप दिख रहा है, उसके बाद आपको भोग मंडप दिख रहा है। तो जो कंदरिया महादेव का मंदिर है, और अगर आप लोग राजस्थान या जयपुर में निवास करते हैं तो मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि एक बार वो बिरला मंदिर को साइड से देखें तो उन्हें ऐसा नजर आएगा कि नागर शैली के मंदिर किस प्रकार बना करते थे। बिल्कुल, बिरला मंदिर जो है अगर उसका हम लेटरल व्यू देखें, साइड से देखें, बिल्कुल, तो उसमें ऐसे एक पहले छोटा नीचे वाला हिस्सा है, फिर उसके ऊपर अलग शिखर है, फिर उसके ऊपर सबसे बड़ा जो गर्भगृह के ऊपर है। तो अगर उसको साइड से लेटरल व्यू देखें तो एकदम क्लियर विजुअल आता है कि नागर शैली किस तरह की है। एक और शब्द हमने सुना है कि रथ मंदिर, कई बार हम सुनते हैं दक्षिण भारत में। रथ मंदिर के बारे में भी अगर हो सके थोड़ा सा। देखिए यार, चूंकि आज नागर शैली पे फोकस मेरा केवल सवाल है, लेकिन हाँ, रथ मंदिर में जो विद्यार्थियों का सामान्य सवाल है, क्या उसमें कुछ रथ बना हुआ होता है या कोई कलाकृति ऐसी है रथ जैसी? देखिएगा, रथ पर एक्चुअली जो रथ के रूप में नहीं है, वहां उसमें जो पांडव थे, पांडवों के अलग अलग उसमें उनके रूप में विकसित किया गया है। इसे बेसिकली मामल्य शैली भी कहते हैं। जैसे द्रौपदी रथ है, तो वो जो सहदेव रथ है, तो वो एक स्टोन को काटकर एक सिंगल जो एकाश्मक शैली है उसके रूप में उनको विकसित किया गया है। जब हम दक्षिण भारत के मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी अपने आप में एक बहुत स्थापत्य और कला की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट मंदिर है, वहां मैं आपको इसका विस्तार से उत्तर दे दूंगा। अगर हम गुप्त काल के मंदिरों को एक एक करके देखना शुरू करें तो गुप्त काल में कौन कौन से ऐसी विशेषता है मंदिरों की जो विद्यार्थियों को जाननी आवश्यक है, जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, मैंने गुप्त काल में पहले कहा कि पहले जो एक तो मंदिर वो है जहाँ शिखर देखने को नहीं मिलता, उदयगिरी का गुहा मंदिर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जिसके अंदर हमें शेषनाग पर लेटे विष्णु की प्रतिमा मिलती है। वहीं से हमें कृष्ण और राम के जो कथा है उनका भी अंकन देखने को मिलता है। तो हम ये पाते हैं कि मंदिर सिर्फ एक देवालय या एक देवताओं के निवास स्थान के रूप में विकसित ही नहीं हुए, जो सामाजिक जीवन में जो कुछ चल रहा था उसका पूरा अंकन हमें इन मंदिरों में भी देखने को मिलता है। इसमें एक खास बात है कि मंदिर का जो भीतरी भाग है वो तो सादा है, लेकिन जो बाहर का भाग है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, अलंकृत होने लगा। अब आपने जो एक बात कही, मेरा अगला सवाल वही था कि मंदिर में सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब दिखाई देता है। बिल्कुल, एक बार यूपीएससी एग्जाम के मुख्य परीक्षा में पूछा गया कि मध्यकालीन मंदिर जो है उनमें सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब किस तरह से दिखाई देता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, जब आप सामाजिक जीवन के प्रतिबिंब के बारे में कहते हैं तो एक आम प्रश्न ये उठता है कि भी समाज क्या जो धार्मिक जीवन है उसे माने या जो समाज में चल रहा है उसे माने। देखिएगा, भारतीय कला और साहित्य हमेशा सामाजिक जीवन की झांकी रही है जी। मध्यकाल ले लीजिए, चाहे आप शुंग काल ले लीजिए, जब आप स्तूपों के बारे में पढ़ते हैं तो सामाजिक जीवन के जितने भी दृश्य हैं वो हमें भारतीय कला और साहित्य में देखने को मिलते हैं। अब आपने बात की मध्यकाल के मंदिरों की। देखिएगा, जब हम नागर शैली और द्रविड़ शैली को एक साथ पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि 9th और 10th सेंचुरी में जाके मंदिर अपने आप में एक पैरेलल इकोनॉमी हो जाते हैं जी। खास तौर से दक्षिण भारत के अंदर 1000 से 1200 गांवों की आय भी एक मंदिर को क्या दी जाने लगी, दान में दी जाने लगी। बिल्कुल। तो मंदिर एक प्रकार से स्टेट की क्या हुई, पैरेलल इकोनॉमी के रूप में विकसित होते चले गए। उनकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता भी विकसित होने लगी और वो जो धन धान्य था वही कारण था कि जो विदेशी आक्रमणकारी आए सबसे पहले उन्होंने मंदिरों को लूटने का प्रयास किया। ऐसे जैसे गुप्त काल के मंदिर की थोड़ी सी आपने बात की,
कुछ ऐसे भारत के क्षेत्र हैं जहां हम मंदिर में स्थापत्य में कम ध्यान देते हैं, जैसे कि एक उदाहरण है कश्मीर। तो कश्मीर के जो मंदिर हैं उनके बारे में कुछ 2-4 शब्द आप विद्यार्थियों को बताएं। देखिएगा, कश्मीर में जो कारकोट वंश था, या जब वहाँ जो ललितादित्य मुक्तापीड़ का शासन था, भारत के प्राचीनतम नागर शैली के जो मंदिर हैं वो हमें कश्मीर से देखने को मिलते हैं जी। तो आप ये पीछे फोटोग्राफ्स देख पा रहे होंगे, तो ये कश्मीर के मंदिर हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं भग्नावशेष मिलता है। या तो ये विदेशी आक्रमणों से टूट गए होंगे, या समय के साथ साथ ये धीरे धीरे कालखंड के अंदर धीरे धीरे नष्ट होते चले गए। लेकिन कारकोट जो वंश था कश्मीर में, उन्होंने भी नागर शैली के मंदिरों का अपने यहाँ निर्माण कराया था। अच्छा, कश्मीर के जो मंदिर अब जो दिखाई देते हैं वो लगभग मंदिर के रूप में नहीं है, टूट फूट चुके हैं, भग्नावशेष हैं। तो उनको देख के कैसे आइडिया लगता है नागर शैली में बना था? देखिएगा, कारण है कि नागर शैली की जो एक खासियत थी कि भाई सबसे पहले देव स्थापना हो गई, या तो मंदिर के बाहरी भाग में प्रदक्षिणा पथ हो गया, भीतरी भाग में प्रदक्षिणा पथ हो गया जी। नागर शैली के मंदिरों की खास बात थी कि सामने स्तंभ पर आधारित एक बरामदा था। वो दर्शा देता है कि अपने आप में ये नागर शैली का मंदिर है। आपने अभी भग्नावशेष देखे होंगे मंदिरों के, तो आप ये देख सकते हैं कि आप स्तंभों पर आधारित एक बरामदा यहाँ भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है जी। तो ये दिखाता है कि नागर शैली का मंदिर है ये। ऐसे ही कश्मीर के बाद अगले जो मंदिर हैं, थोड़ा सा उड़ीसा के जो कुछ मंदिर हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। उड़ीसा के कुछ खास प्रसिद्ध मंदिर और बंगाल में जो पाल शासकों ने बनवाए वहाँ के जो नागर शैली के मंदिर हैं, इन पर आप थोड़ी सी टिप्पणी करें। देखिएगा, अभी जो हमने जो पहले स्केच देखा विद्यार्थियों ने, वो उड़ीसा के लिंगराज मंदिर से जैसा ही था। सिर्फ बदलाव राजस्थान से लेकर उड़ीसा तक ये आता है कि वहां पहले एक आधार है और उस आधार के ऊपर इस समय प्रक्षेप ऊपर तक जा रहा है। लेकिन जो लिंगराज के जो उड़ीसा के जो मंदिर है, वो प्रक्षेप सीधा जमीन से उठ के ऊपर तक जा रहा है। आप चाहें तो फोटोग्राफ्स के अंदर देख सकते हैं कि आप लिंगराज का मंदिर आप जब देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि प्रक्षेप नीचे से लेकर ऊपर तक जा रहा है। ये देख सकते हैं आप जी। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा बदलाव आता है। वहां हम इसे उरुशंग, तवंग और कर्णशंग कहते हैं, या वो रहापक के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा बदलाव इस शिखर में आप देख पाते हैं इसके अंदर। और अगर हम राजस्थान की तरफ आए तो राजस्थान के जो कुछ खास मंदिर हैं उनमें क्या ऐसी कुछ विशेषता हैं जो बाकी मंदिरों में नहीं है, या वो भी उनके जैसे ही है? देखिएगा, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक है वो वैसा ही है, लेकिन जो बाहर का हिस्सा था, जैसे आपको मैंने प्रक्षेप का बताया कि यहाँ वो उरुशंग, कर्णशंग और तवंग कहलाता है, वहाँ प्रक्षेप अलग अलग सेक्शन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे उड़ीसा के मंदिर में सीधा सपाट ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसे हम रहापक के नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल। अब मंदिरों में कुछ खास बातें हमने एक एक मंदिर की विशेषता जानी। अब कुछ सामान्य सवाल सामाजिक जीवन से जुड़े हुए। एक बात पूछी जाती है कि ये जो मंदिर थे भारतीय अर्थव्यवस्था के भी केंद्र थे, मंदिर अर्थव्यवस्था से किस तरह से जुड़ा हुआ है, इस पे हम थोड़ा सा जाएंगे। देखिएगा, अर्थव्यवस्था का केंद्र इसलिए हो गए वो कि मंदिर, भाई भारत हमेशा से धर्म प्रधान देश रहा है। मंदिरों को विकास हुआ तो समाज के बिना तो संभव हो नहीं पाया होगा। जो भी श्रेष्ठ या सेठ साहूकार रहे होंगे वो सारा बिल्कुल सब उसी समाज से आते हैं। धीरे धीरे इन मंदिरों को विभिन्न गांवों की आय भी दान में दी जाने लगी। दक्षिण भारत में तो पूर्ण तरीके से पता लगता है कि साहब जो राजस्व था वो मंदिर वसूला करते थे। तो जब राजस्व मंदिर वसूला करते थे तो जो उस इलाके का जो प्रभुत्व है वो भी मंदिरों का रहा होगा। तो बिल्कुल जो मंदिर, जो जितने भी बड़े विशालकाय मंदिर थे, वो कहीं ना कहीं समाज के साथ एक बहुत ही गहरे रूप से जुड़े हुए थे। जी। अच्छा, हम जो उत्तर भारत के मंदिरों की बात कर रहे हैं, मध्य भारत की, उनमें एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो का मंदिर। उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा अगर नहीं होगी तो बात अधूरी रह जाएगी। खजुराहो के मंदिर की जो आर्किटेक्चर है, जो विशेषता है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं। देखिएगा, खजुराहो का जो मंदिर है, जो वो पूरी तरीके से हम आपको पीछे आप फोटोग्राफ्स में भी देख सकते हैं कि खजुराहो का जो मंदिर है वो पूरी तरीके से जो नागर शैली का मंदिर है, जो उसका सर्वोत्कृष्ट जो रूप नजर आता है वो खजुराहो के मंदिर में नजर आता है। आप सामने देख सकते हैं, पहले रेखा देऊल है, उसके बाद शुकनासा दिख रही है, उसके बाद अंतराल दिख रहा है, उसके बाद मंडप दिख रहा है, उसके बाद नटमंडप और भोग मंडप दिख रहा है। नीचे आप देखें, आपके वो एक पूरे एक आधार के ऊपर बना हुआ है। खजुराहो के मंदिर के बारे में एक कुछ परंतुक सा ये आता है कि साहब इसमें कुछ ऐसे दृश्य हैं जो मैथुन के दृश्य हैं। तो क्या मंदिर में इन दृश्यों की क्या जरूरत रही? तो देखिएगा, दो अवधारणाएं चलती हैं कि या तो है कि एक आम आदमी के मन में जो भी बात है वो बाहर देख ले और मंदिर के अंदर बिल्कुल सादा रूप में सामने आए, और दूसरी बात ये थी कि ये मंदिर के बाहरी भाग की तरफ था, अंदर की तरफ नहीं था। और ये भी कहा जाता है कि 7th 8th 9th सेंचुरी तक आते आते अब विभिन्न धर्मों में, खासतौर से बौद्ध ध्यान एवं तंत्रयान का हम बदलाव पाते हैं,
जहाँ मैथुनदत्त मूर्तियां उसको दिखाया जाता है। और ये एक बहुत सामान्य परंपरा रही कि भाई बाहर के हिस्सा ऐसा रहा है, जैसे राजस्थान में भी देखते हैं अपन, मैनाल में देखने को मिलता है। तो हाँ, ये कुछ दौर ऐसा रहा कि जहां कुछ बहुत ही उदात्त रूप से इनका अंकन रहा, लेकिन आम भारत के मंदिरों में हम इसको कहीं भी नहीं पाते हैं। जी बिल्कुल। मंदिर निर्माण का जो विज्ञान है, आर्किटेक्चर, जैसे हमने देखा कि किस तरह से वो मंदिर बनाए जाने शुरू हुए, जगती पे या चबूतरे पे। इस जो आर्किटेक्चर या विज्ञान की जो बात हो रही है, मंदिर निर्माण का विज्ञान, ये किस तरह से भारत में डेवलप हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और इसका चरमोत्कर्ष कहाँ जाके आपको दिखाई देता है? देखिए, पहले भी इस प्रश्न का जवाब दिया कि हमें गुप्त काल में वही बात है कि दोहरा हो जाएगा दोबारा। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मंदिर निर्माण का जो विज्ञान है, आर्किटेक्चर जो है, वो किस तरह से डेवलप हुआ? देखिए, जो आपने इसके स्थापत्य की बात की, देखिएगा, जब भी आप शिखर को बनाते हैं या एक आप ऊंचा एक आप छत बनाते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है लोड बेयरिंग की, कि जो लोड है पत्थरों का वो किस प्रकार से लिया जाएगा। और जो आपसे मैंने कहा कि वास्तविक मेरी जिज्ञासा ये है, जैसे जो आज के लोग ये देखते हैं ना कि उस दौर में मंदिर कैसे बनाए होंगे ना, इतनी बड़ी मशीन है, ऊपर तक सामान कैसे पहुंचा होगा, क्या इसका बेस बनाया होगा जो इतना वजन होल्ड कर सके। जैसे केदारनाथ के मंदिर के बारे में कहा जाता है, इतनी प्राकृतिक आपदा आई, बाढ़ आई, सब कुछ आया, फिर भी मंदिर बचा रह गया। तो ये किस तरह का इनका साइंस रहा होगा जिस पर ये टिके हुए? भाई देखिए, ये अभी तक इतना पता नहीं लगता कि भाई इतना ऊंचा शिखर कैसे बनाया गया होगा, या जो आप ये जो आमलक देखते हैं जो शिखर के 200 फीट ऊपर है, कि इतने भारी पत्थर को कैसे ले जाया गया होगा, कि क्या कोई बांस का कोई स्ट्रक्चर बनाया गया होगा या कोई मिट्टी का रैंप बना के इनको वहां तक ले जाया गया होगा। यही बात इन मंदिरों को इतना खास बनाती है कि आज तक हम नहीं पता लगा पाते हैं कि इतनी नक्काशी, आप चाहे नागर शैली के मंदिरों को देख लीजिएगा, चाहे आप दक्षिण भारत के मंदिरों को देख लीजिएगा, कि पूरा जो भारी भाग है वो मूर्तियों से इतना अलंकृत है। तो वो कौन से कारीगर रहे होंगे, क्या इतने सारे कारीगर रहे होंगे क्या? दूसरा, जो मूर्तियां वो एक जैसी देखने को मिलती हैं, तो वही अपने आप में दिखाते हैं कि भाई बहुत सर्वश्रेष्ठ प्रकार के कारीगर रहे होंगे जिन्होंने इनका निर्माण किया। और वो जो आपको मैंने पुस्तकें बताई, वो पूरा का पूरा दिखाती है भाई ये मंदिरों को कैसे बनाया गया होगा। एक सवाल ये भी आता है कि प्राचीन भारत में जो मंदिर बने हुए हैं, काफी भव्य मंदिर बने हुए हैं। अगर केवल धर्म के हिसाब से बात की जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि भाई पूजा के लिए तो एक साधारण मंदिर बना के भी कर सकते हैं। एक सवाल है, मंदिर इतने भव्य क्यों बनाए जाते थे? क्या राजा अपनी भी उसमें सत्ता का जो उनका प्रभाव है वो दिखाने की कोशिश करते थे? देखिएगा, अधिकांश जो मंदिर बने राजाओं का तो रहा ही, क्योंकि राजतंत्र था, लेकिन जैसे आपसे मैंने कहा कि जैसे जैसे समृद्धि आती रहती है जी, आदमी समाज के लिए भी कुछ लगाना चाहता है। हाँ। तो ये देखा जाता है कि अधिकांश जो लोग जो श्रेष्ठी थे, जो व्यापारी थे, जो बहुत समृद्ध थे, उनके द्वारा इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया। और जो पहले भी उसमें बात है कि जो सरप्लस प्रोडक्शन है ना, जो अधिशेष उत्पादन है, वही इन परंपराओं को आगे लेके जाता है। जी बिल्कुल। तो मंदिर निर्माण पे काफी हमारी चर्चा हुई। मंदिर को लेके आज का जो सिनेरियो है, एक तो हुआ प्राचीन भारत के मंदिर, अब हम फिर से देख रहे हैं कि कुछ नई अब अवधारणाएं ऐसी आने लगी। अगर सारी बातें जोड़ें आज के दौर में, अब फिर से कुछ मंदिर बनने शुरू हुए हैं, तो क्या जो अब शैली है ये भी वही वाली नागर शैली, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, जयपुर में जो मंदिर देखिएगा, अभी कुछ परिवर्तन आया? आप ये देखेंगे कि नॉर्थ में खास तौर से जब भी मंदिर का निर्माण होता है तो ये कोशिश की जाती है कि वो जो नागर शैली है उसी के प्रकार के मंदिर बने। आप अपने आसपास अपने सब डिवीजन वगैरह में सब में देख लीजिएगा कि ऐसे ही प्रक्षेप ऊपर तक जा रहे हैं, ऐसे ही आप जो आमलक है वो बनाया जाता है और उसके ऊपर एक कलश की स्थापना की जाती है। आपने जो ग्रंथों के नाम बताए, तो क्या जो मैं पूछने का मतलब, मेरा पूछने का अर्थ ये था कि आज जो लोग ये मंदिर बना रहे हैं, क्या ये भी उन्हीं ग्रंथों को आधार बना के बना रहे हैं? देखिएगा, ये मैं नहीं कह सकता कि मेरे सामने कोई मंदिर किसी कलाकार ने नहीं बनाया, लेकिन चूंकि वो जो पुराने मंदिरों को देखते हैं वो लगभग वैसा ही बनाने का प्रयास करते हैं। हाँ, लेकिन एक बात, अब चूंकि हमारे क्षेत्र से बाहर की बात है, लेकिन जो मूल ग्रंथ है यदि उसको आधार बनाया जाए तो यकीनन जो अब की बार जो उदाहरण बनेगा वो बहुत सर्वोत्कृष्ट होगा। जी बिल्कुल। तो मंदिर निर्माण पे हमने चर्चा की, प्राचीन भारत के मंदिर, उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा मध्यकाल आधुनिक काल की तरफ भी हम आए। अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके अलावा इतिहास का ऐसा कौन सा टॉपिक जिस पर आप कुछ विस्तृत चर्चा चाहते हैं तो वो आप हमें जरूर बताएं, ताकि हम अगले एपिसोड में उसको भी आपके सामने ला सकें। हमारे शो में आने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सभी का भी अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike Digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.